ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनका सरकारी आवास और उसे खाली करने का नोटिस ये सुर्खियों में है। सम्राट सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी वाले बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। दलित नेता नंद किशोर राम सम्राट चौधरी के बेहद खास माने जाते हैं। इन दिनों वो सरकार में डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बिहार सरकार की तरफ से पहले भी राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया। अब एक बार फिर से उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ। इसे सियासी रंग देने की कोशिश की गई। आरजेडी के तमाम नेताओं ने सामने आकर सरकार के ऊपर द्वेषपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया। अब ये बंगले का मोह राबड़ी देवी को है समीर जी, या ये आरजेडी की अहम का सवाल हो गया है? देखिए, जब आप उसके पात्र थे तो आप रहे 2005 से लगातार आप 20 साल से उस बंगले में रह रहे हो, और जब सरकार ने आपको हॉर्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया है तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? आपको कोई झोपड़पट्टी में तो सरकार भेज ही रही है, आपको सरकार ये तो नहीं करी कि आपको बंगला नहीं मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आप जिस मकान के हकदार हो, सरकार ने आपको वो अलॉट कर दिया है, और उसके बाद भी आपका उस मकान से मुंह नहीं छूट रहा है। लगातार सरकार आपको नोटिस भेज रही कि आप मकान खाली कर दीजिए। भाई, ये तो नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हो, पूर्व मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी मान रही, राबड़ी देवी और लेसी सिंह जो इतना बड़ा घर आपने बनाया है, अब इतना बड़ा घर आपका बन रहा है, आपको तत्काल घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो नियत होती है ना, जिस मुख्यमंत्री रहते हैं, रेल मंत्री रहते हैं, आपने जमीनें कब्जा की सरकारी नौकरी देने के लिए, रेलवे में नौकरी देने के लिए आपने लोगों से जमीन ली, उसका आपके खिलाफ केस चल रहा है, आप जमानत पर बाहर हो, कोर्ट के आप चक्कर खा रहे हो, उसके बाद भी आप सरकारी बंगले पे कब्जा करके बैठे हो। आपको दूसरा बड़ा बंगला दे दिया गया, लेकिन आप वहां जाने को तैयार नहीं है। मैं बयान सुना देती हूँ सर, राबड़ी देवी क्या कह रही है और लेसी सिंह फिर उस पे क्या कह रही है। बोला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बोला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बोला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बताइए, फोर्स बुलाइए। बोला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बोला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बोला के खाली। लेसी सिंह का भी बयान चला है, लेसी सिंह का भी इस पर बयान है। लेसी सिंह क्या कह रही हैं? सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा? पिछले वर्ष ही 25 नवंबर 2025 को ही विधान परिषद में विपक्ष की नेता माननीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था, और वो सुसज्जित भी कर दिया गया। पहले भी विधि सम्मत नोटिस जारी किया गया था खाली करने का, क्योंकि पहले किन्हीं के नाम से 10 सर्कुलर रोड जो आवास है वो आवंटित नहीं था। अभी नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें जो नए पहली बार मंत्री बने हैं उनके लिए उन्होंने भी मांग किया कि हमें भी एक अच्छा जो मंत्री कैटेगरी का है वो आवास मिलना चाहिए। तो विभाग ने निर्णय लिया कि माननीय मंत्री को हमको देना था मकान, तो 10 सर्कुलर रोड क्वार्टर आवंटित किया गया है माननीय मंत्री नंद किशोर राम जी के नाम से। अब तो विभाग ने ये निर्णय लिया है और विधि सम्मत नोटिस जारी किया है, तो माननीय मंत्री जी को भी चाहिए और वो उनके नाम से हो गया है, वो शिफ्ट करेंगे। अब सरकार चाहे तो फोर्स बुला ले, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, ये राबड़ी देवी कह रही हैं। ये हठ धर्मिता क्यों है? तभी मैंने पूछा था, अहंकार है, अहम का सवाल है, ये बंगले का मोह क्यों है? मैं बताता हूं। रागी जी, देखिए, 10 जनपद खाली हुआ है? आज तक नहीं हुआ है ना। एक बार जब आप कुंडली मार करके बैठ जाते हैं तो, और बहुत अच्छा कर रही हैं वो, यदि राबड़ी देवी को बलपूर्वक वहां से हटाया गया तो आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल नैरेटिव उनके पक्ष में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। पूरे यदुवंश जो है वो उसे अपना अपमान मानेगा। लालू प्रसाद यादव हो या ना हो, लेकिन एक बात तो है ना कि लालू प्रसाद यादव समाज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिए, और यादव समाज ने अपने आप को लालू प्रसाद यादव से आइडेंटिफाई किया है। इस कारण से इतना जो जिद कर रही हैं उसका एक नैरेटिव आगे बनाने में काम आएगा, और कोई कारण नहीं बनता है। क्योंकि अब आप निकालेंगे तो उनके बंगला से आप सामान बाहर निकालेंगे, ठीक है ना भाई। एक केंद्रीय मंत्री का भी निकला था ना यहाँ पर, लेकिन रातों रात, अरे आप तो समूचा जो है वो ब्रेक का बात जो है यहीं पर बोल देते हैं जो है भाई, लेकिन रातों रात जो है वो उसको दर्शक भी जायज हो जाए कि ब्रेक में आप लोग क्या बात करते हैं।
तो जी, स्वाभाविक तौर पे है, जब बंगले से सामान निकाले जाएंगे तो मीडिया उसको दिखाएगी ही दिखाएगी। तो एक प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, सम्राट चौधरी के खिलाफ हो, और लगे कि देखिए एक दलितों का तो नहीं, लेकिन ओबीसी के आइकन के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर ही लिया है, तो उनके खिलाफ ये पार्टी कार्रवाई कर रही है, ये बनाने की कोशिश। एक खाली रागी जी पे मैं ये जोड़ दूं, रागी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें तो इनसे एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये है कि आप उसको नीतिगत रूप से, विधिक रूप से और नैतिकता, तीनों आधारों पर आपको ये बंगला खाली करना चाहिए। पर मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या नैतिकता, विधिक या इस प्रकार की जो भी आधार होते हैं उससे राष्ट्रीय जनता दल का कभी कोई संबंध रहा है क्या? और अगर रहा होता तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति आज यहां होती क्या? तो इसलिए जो आप देख रहे हैं, दरअसल बिहार में 1990 के दशक से यही तो होता रहा है और यही तो हो रहा है, और इसलिए इनकी स्थिति ये हो रही है। तो मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन गेम सही वो खेल रहे हैं कि अब उन्होंने जो है सीधा आमने सामने की लड़ाई के लिए, इस गेम का कोई लाभ होना होता तो उनको लाभ हो गया होता। बिहार बदल चुका है, बिहार बदल रहा है, 25 सीटों पे आके टिक गए। बिहार की राजनीति अब उस जो वो करना चाह रही है, रागी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो करना वो चाह रही हैं, लेकिन शायद इसका कोई भी फायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि बिहार उस राह से बाहर आ चुका है और उस राह, जिस राह पे बिहार चल रहा है, उस राह पर ऐसी इस प्रकार के मानसिकता की का कोई जगह नहीं। अब राबड़ी देवी को तो उनके घर से बलपूर्वक निकाला नहीं जा सकता, लेकिन घुसपैठियों को तो देश से बलपूर्वक निकाला जा सकता है, और वो काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बड़ा अभियान चला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के अलग अलग जिलों से घुसपैठिए खुद बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं ताकि वे अपने देश वापस लौट सके। शुभेंदु सरकार ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के धरपकड़ के लिए सभी जिलों में विशेष होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। घुसपैठियों में इतना खौफ है कि खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बंगाल से रवाना हो रहे हैं। चेक पोस्ट पर पहुंचे लोग बीएसएफ के पास अपने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं, दस्तावेजों की जांच करवा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बांग्लादेश जा सके, ये कोशिश हो रही है। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि घुसपैठिए तो एसआईआर से पहले ही जाने की सोच रहे थे, लेकिन वोट बैंक बनाने वाली पार्टियों ने उन्हें रोक रखा था। बांग्लादेशी रोहिंगा जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से कर पाएंगे। विजय जी, शुभेंदु अधिकारी, मैं क्रिकेट के नजरिए से आपसे पूछती हूँ, ये शुभेंदु अधिकारी आपको कौन से बल्लेबाज दिखाई देते हैं? ये आपको शुभमन गिल जैसे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी पूरी टीम को जिता कर ले जाएंगे, आ ही चुके हैं? शुभमन की बात करें या शुभेंदु की करें, लेकिन शुभेंदु ओपनर बैट्समैन के तौर पर अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। हाँ। और ठीक से खेल रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से भी खेल रहे हैं, लेकिन संभल कर भी खेल रहे हैं। बल्कि अभी सुबह किसी मित्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में आप देखिएगा कि शुभेंदु जी के आगे योगी आदित्यनाथ जी और हिमंता बिस्वा शर्मा जी आपको शाकाहारी नेता लगेंगे। शाकाहारी नेता? हाँ, शाकाहारी नेता मतलब कि जितना एग्रेसिव उस तरह का लगेंगे, और वो लगे हुए। और मुझे लगता है कि जो मैंडेट उनको मिला उस पर सबसे पहला काम थोड़ा आपको और बढ़ाना होगा। ये काम दिख रहा है ना, उसमें मुझे क्या बढ़ाना है? नहीं, ये हिंदुत्व के एजेंडे के एक ओवर में कोई 20 रन बना ले, उसके बाद ये एजेंडे से कह रहे हैं। एक ओवर में कोई 20 रन बना ले तो उसको ये कहना कि नहीं वो फास्ट खेल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती अलग से शब्दों की। तो वो कर रहे हैं अपना काम, जो मैंडेट उनको मिला उस पर, वो स्पेट पर वो काम कर रहे हैं। कितना आगे बढ़ता है, कितना तेजी से बढ़ता है, ये तो साफ है कि कोई उससे सारे घुसपैठिए वहाँ से चले नहीं जाएंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज, और इसका पॉलिटिकल मैसेज मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। यहाँ से जो जा रहे हैं वो तो ठीक है, इसका मैसेज ये भी हो गया बांग्लादेश के पार जो लोग हैं उनको समझ में आ गया अब इधर नहीं आना है। बिल्कुल ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एक बड़ा मैसेज है, इसको भी समझिए। क्योंकि अभी झगड़ा तो रोज घुसपैठ का हो ही रहा है, घुसपैठ पे उन्होंने बॉर्डर बनाने की बात हुई, फेंसिंग की बात हुई, वो सारा काम कर रहे हैं। और ये काम तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए है। इस काम को घुसपैठियों को बाहर भगाने का काम के तौर पर मत देखिए।
ये एक मैसेज है कि भाई जो इलीगल लोग हैं उनको निकलना ही पड़ेगा। और दूसरा जो बड़ा मैसेज मैंने आपको कहा कि यहाँ का बड़ा मैसेज है बांग्लादेश में कि अब वहां से इधर नहीं आना है भैया, ये कहाँ झगड़े, इन्फेक्शन रोकना बहुत इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो है। उस काम में शुभेंदु जी लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार हो क्या रहा था कि लगातार सीमा पार से लोग आए जा रहे थे और उनको एकोमोडेट किया जा रहा था। अगर जैसे आप मतलब मैंने तो थोड़ा सा बंगाल में जो भी मैंने चर्चाएं की हैं उसमें यह तय था कि 2021 में भी अगर स्पष्ट तौर पर चुनाव हो जाता तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उस समय ही चुनाव हार चुकी होती। तो ये बनाया ही गया था इन्फ्लेटेड वोट सिस्टम, और उस वोट सिस्टम का लाभ उनको वहां मिल रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता था, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा काम किया, और इस हिसाब से जब वहां पर चुनाव हुए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बांग्लादेश से जहां से, क्योंकि ये एजेंसियां होती हैं, आप मीनाक्षी जी, एजेंसियां होती हैं, पलायन ऐसे नहीं होता, उनके वहां ठेकेदार होते हैं, उनकी एजेंसियां होती हैं, और उनका यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क से वहां जब अगर मैसेज जा रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो वहां से संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है वो खत्म होगा, कम होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये टू वे प्रोसेस है, उधर से आने को भी रोकना बहुत जरूरी है, और यहां से फिर जो पुल की प्रक्रिया चल रही थी वो तो पुश की प्रक्रिया हो गई, और उधर से भी इसलिए अब पुलिंग शुरू हो गई कि भाई अब आप लौटो वापस, वहां पे अब आपका ठौर ठिकाना नहीं रहा। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट है आपके सामने, ऑफिशियल मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार ने एक काम किया है जो मुझे ऑफिशियली जानकारी नहीं, कि ये जो लोग जा रहे हैं उनको वो कोई ऐसे धक्का मार के नहीं कर रहे, होल्डिंग सेंटर्स हैं, नहीं होल्डिंग सेंटर के अलावा उनको वो करीब करीब 1 महीने का खाना पीने की व्यवस्था भी दे रहे हैं। तो तुम वहां जाओ, अपना नौकरी ढूंढो, काम करो, रोजगार करो, और जब तक नहीं होता तब तक ये अगर ऐसा हो रहा है सर, अभी ऑफिशियली मुझे नहीं, लेकिन मेरे पास जानकारी, लेकिन ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, अगर ऐसा भी हो रहा है बंगाल तो से बड़ी किसी मित्र ने मानवीय कहा, पहलू है ये सरकार का, बंगाल से किसी मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि इस तरह का चल रहा है। एक साजिश की मैं बात करना चाह रही हूँ। जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग होना क्यों इतना जरूरी था, इसकी तस्दीक करती है ये खबर। पाकिस्तानी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे हैं, और किन किन रास्तों से बॉर्डर पर जाना मुमकिन है, किस वक्त बीएसएफ वाले बॉर्डर पर नहीं होते हैं, सब कुछ पाकिस्तानी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है, ये तो हम जानते ही हैं, और पाकिस्तानी हर भारतीय राज्य के बॉर्डर पर जा रहा है, वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम दिखा रहा है। किस रास्ते से कैसे छिपकर भारत में घुसपैठ हो सकती है। अब आप समझ रहे हैं कि जब बार बार गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि हमारे बॉर्डर की फेंसिंग होनी जरूरी है, लेकिन टीएमसी जमीन नहीं दे रही है, तो टीएमसी जमीन क्यों नहीं दे रही थी। जो अभी यहाँ चर्चा में आया प्रोफेसर संगीत रागी जी की, एक पूरा नेटवर्क काम करता है वहाँ बांग्लादेश में भी, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक सिंडिकेट तैयार कर रखा था कि बांग्लादेश से लोगों को लाओ, अपने यहाँ बसाओ, उन्हें यहाँ के नागरिकता दो, प्रमाण पत्र दो, उनसे वोट डलवाओ। और ये कितना खतरनाक है। देखिए, सिर्फ इतना ही तक बात नहीं है। 2005 में मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें जो बीएसएफ था उसमें फायरिंग नहीं कर सकती है। तो उसका नतीजा ये है कि बॉर्डर पर गाय की जब तस्करी होती है तो तस्कर लोग अपने तमंचा दिखा सकते हैं बीएसएफ को, लेकिन बीएसएफ उन पर गोली नहीं चला सकती है। और गाय के जैसे केला होता है, केले के में बांध करके और गाय को तैरा करके और बाहर निकाला जाता है। मेरे पास और किसी ने नहीं दिया है, ये सब वीडियो मेरे पास मेरे मोबाइल में बीएसएफ के लोगों ने दिया जब मैं आसाम के एक विजिट पे था। और उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा रैकेट है। जब पंजाब, सोचिए ना, पंजाब से गायें चलती हैं, ट्रक में लोड होकर के जाती हैं, वो कलकत्ता तक पहुंचती हैं, कलकत्ता से बांग्लादेश तक चली जाती हैं। तो एक पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है। रोहिंग्या जो है वो 1000 किलोमीटर से आकर के वहाँ पर आकर के आपको जयपुर में चले जाते हैं, जाकर के तेलंगाना के अंदर जो है वो हैदराबाद में जाकर के बस जा रहे हैं, जो है वो पंजाब के और जाकर के पठानकोट के इलाके में जाकर के बस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा है जो रैकेट इस देश में काम कर रहा है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है जी। तो ये घुसपैठ टूट रहा है, टूट रहा है, अभी टूट रहा है। लेकिन जो अभी आप दिखा रहे हैं ना कि 5000 चला गया, 10,000 चला गया, हम लोग कई बार इस कहानी कुर्सी में भी कहते हैं कि 12 सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मनमोहन सिंह की सरकार जो है अपने ज़माने में 85,000 पुश करती थी, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कभी 2200, कभी 600, कभी 925 ऐसे भेजी है घुसपैठियों को। तो मुझे लगता है इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा गंभीरता से ने ये सर्जरी की आवश्यकता है।
और जैसे होता है ना ऑपरेशन में आपको लगता है गैंग्रीन हो गया है तो उसको टांग को काटना ही पड़ेगा, वो स्थिति बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के है। और ये तो हितेश्वर साकिया से यदि आप शुरू करें, जब उन्होंने आसाम के अंदर कहा था कि 3 मिलियन जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठा है, और अगले दिन जब जैसे ही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस से जुड़े हुए अल्पसंख्यक मोर्चा ने उनके साथ प्रदर्शन किया, अगले दिन उन्होंने उस अपना बयान भी बदल दिया। बुद्ध विजय भट्टाचार्य ने भी यही किया। तो एक ढंग से सिस्टम में वो इतने पेनिट्रेट कर गए। और सिर्फ वही नहीं, 1997 में अरुण शौरी ने एक सेकुलर एजेंडा करके एक पुस्तक लिखी थी और बांग्लादेशी सूत्रों के हवाले से कहा था दिल्ली एनसीआर में 7 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए थे 1997 में। अब आप सोचिए क्यों, तो कितने मल्टीप्लाई कर गए होंगे। अभी जो हम लोग रिपोर्ट देख रहे थे जो पेपर में छपा है, पश्चिम बंगाल के पेपर में छपा है, नहीं, वो कह रहा है कि हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी है, सब चीज है और हम सुविधाएं भी सरकार के लिए, लेकिन हम हैं बांग्लादेशी। नहीं, कृत्रिम तरीके से किस तरीके से वहां पे जनसंख्या भी बढ़ी है और इसमें पश्चिम बंगाल की भी बात हुई थी। 25% जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां की पूरी कंप्लीट डेमोग्राफी बदल गई है। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट 1998 में थी जो उसने कहा था कि जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जितने हिंदू हैं वो औने पौने दाम पर अपने संपत्ति को बेच करके भाग रहे हैं। जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट उसी समय आई थी, उन्होंने कहा था एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। ये उस समय की रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर इसलिए केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने मिशन बॉर्डर रणनीति पर काम शुरू किया है और इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हरामी नाला भी पहुंचे। ये दौरा केवल सीमा चौकियों का जायजा भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की नई सीमा सुरक्षा नीति का संकेत भी माना जा रहा है। यहां पर उन्होंने जो बातें कही वो एक बार आपको सुना देते हैं। बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग, भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन बॉर्डर फेंस बन सकती है वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। एक और बड़ा मामला है पश्चिम बंगाल का ही। समीर जी, पश्चिम बंगाल का मामला इस लिहाज से कि हम जो टीएमसी पार्टी की स्थिति की बात करते हैं, इधर पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए जा रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उनके नेता छोड़ कर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में टीएमसी केवल मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है और ये सिलसिला इस्तीफे का आसाम में शुरू हुआ, वो तो यहाँ पे भी रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आसाम में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार ने कहा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कि ममता बनर्जी और टीएमसी केवल मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। समीर जी, देखिए मीनाक्षी, टीएमसी मुसलमानों की पार्टी होती तो मुसलमान लोग भी अब वहाँ रहना नहीं चाहते। आप देखिए फालदा में तो मुसलमान उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया चुनाव लड़ने से। उसने कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पैकेज दिया है फालदा के लिए बहुत अच्छा है और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो जो हालत टीएमसी की हुई चुनाव हारने के बाद कि भाई पार्टियां चुनाव तो हारती रहती है, जीतती रहती है, उससे कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन हारने के बाद इतनी निराशा हो जाए, पार्टी के अंदर इतनी भगदड़ मच जाए, तो ये बताता है कि 2011 से लेकर 2025 तक ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा था, किस तरीके से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से, मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से टीएमसी खत्म हो रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिशा की और टीएमसी बढ़ गई। लगातार जो नेताओं के बनाए, प्रवक्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार है। और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जो बयान आया था कि 50 से ज्यादा एमएलए पार्टी को छोड़ने को तैयार है और 20 से ज्यादा सांसद छोड़ने को तैयार है, और जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक असंतोष है, पार्टी के अंदर नाराजगी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी के जो चुनाव हारे उनको फोन कर रहे हैं तो वो फोन उठा नहीं रहे, रिसीव नहीं कर रहे, फोन बैठक में नहीं आ रहे। ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति पार्टी के अंदर क्या है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बोया अब ममता बनर्जी उसको भुगत रही है। जिस तरीके से आपने राजनीति की, जिस तरीके से आपने करप्शन का सिंडिकेट स्थगित किया, खेतों से अंदर 2.5 करोड़ रुपए निकल रहे। कल देखा आपने वो खेत के अंदर एक वही तस्वीर है, मैं इंतजार ही कर रही थी वो खबर दिखाने का। उत्तर 24 परगना से बड़ा मामला सामने आया। माचलानपुर इलाके में
पुलिस ने टीएमसी नेता के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद की। बंदूकों के साथ पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कारतूस मिला। पूरा मामला जबरन वसूली, लोगों को धमकी देने, साल 2021 के विधानसभा चुनाव की बाद जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। इन गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत साहा, उनके बड़े भाई अजीत साहा को गिरफ्तार किया था। जो कुछ भी है कैश वो भी आपके 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला खेतों में से, गाड़ के रखा था बोरियों में। ये हालत है ममता बनर्जी की। फिलहाल जो रिपोर्ट है इस तस्वीर में जो दिख रहा है 27 लाख कैश है। अब भागम भाग शुरू हो गई है विजय जी। भागम भाग तो हो ही रही है और ये लग ही रहा था कि टीएमसी में टूट होगी। जिस तरह से चुनाव नतीजे आए थे उसके बाद ही हुआ। एमपीज को देख रहे हैं, अभी तो एमपीज की टूट बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, वो होने की लग रही है कि हाँ, तो वो वहाँ पर होगी। विधायकों में के लिए भी कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी में बनती है उस पर होगी। लेकिन जो अभी मजूमदार साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि 4 मई के बाद मुसलमानों की पार्टी हुई है तृणमूल कांग्रेस, या जीत जाती तो थोड़ी ना थी मुसलमानों तो की पार्टी। वही कह रहा हूँ ना, तो वो तब तक तो थी वहाँ पर। ये 4 मई के बाद कुछ मुसलमान अलग से आ गए हों तृणमूल कांग्रेस में, तो वो मजूमदार साहब जानते होंगे। डूबते हुए जहाज की कौन सवारी करना चाहते हैं? सत्ता थी तब तक सब कुछ चल रहा था, अब सत्ता नहीं है तो सब चीजें कमजोर लगती है। और ये उन पार्टीज के साथ होती है प्रॉब्लम जो विचारधारा वाली पार्टी नहीं होती। जो सत्ता के साथ ही पार्टियां बनती हैं, सत्ता के लिए पार्टी बनती है, उनकी ये परेशानी होती है। वही परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है ममता बनर्जी को। जो कहावत ये भी है कि जिधर चांद उधर सलाम, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए चांद किधर है और सलाम। दरअसल पश्चिम बंगाल में लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें अपवाद है। क्या संगठन बेस्ड पार्टी रही कभी भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसद, तभी पार्टी कभी नहीं टूटी। इतने चुनाव आ रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भगदड़ और ऐसा हारने में निराशा नहीं हुई, क्योंकि विचारधारा के प्रति समर्पित है पार्टी, संगठन के प्रति समर्पित है। मीनाक्षी ने प्रश्न कुछ दूसरा उठाया था। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की पार्टी रह गई थी क्या। मैंने उस पर जवाब दिया कि जिधर चांद उधर सलाम, उस वहां के लिए कहा था। आप उसको दूसरी जगह मैं तो सर ये कह रही हूँ कि टीएमसी जो है वो एक लाभार्थी योजना वाली पार्टी चला रही थी, कोई कांग्रेस से लाकर, कोई वाम से लाकर, और उसके बाद फिर वो लाभार्थी योजना थी जिसने जितना लूटा कितना पहुंचाया उसके आधार पर उसकी पोजीशनिंग फिक्स हो गई। सरकार गई, लाभ गया, रुपया गया, दौलत गई, घुसपैठिए भी गए, अब वोट भी गया। तो अब क्या करेंगे? पेट्रोनेज पॉलिटिक्स जहां जहां होगा यही होता है।